Hello everyone. In today's SP lecture, we are going to start with chapter number 4. So this is ebook in front of you. We are on page number 68, chapter number 4, issue of debenture. In the last few lectures, where we have learned about how to raise capital. So there are two types of capital we have learned. One is owned capital and another one is known as borrowed capital, right? तो हमने शेयर का इश्यू, प्रोसीजर, ट्रांसफर, ये सारी चीजें देखी. Now in this chapter we are going to see about issue of debenture. So my first question is, what is debenture? In previous chapter हमने इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट देखा हुआ था, डिवेंचर क्या है, ठीक है ना. बट इस चैप्टर के अंदर हम इसको एलाबोरेट करेंगे, प्रॉपरली इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि डिवेंचर क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है, क्या प्रोविजंस होते हैं, किसके पास पावर्स है, ठीक है ना. तो ये सारी चीजें इसमें हम लर्न करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिवेंचर? So let us see the introduction. Company prefers issuing debenture to raise fund as they can be repaid after a long period. ठीक है. तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर जो समझनी है, व्हाट इज डिवेंचर. तो इन शॉर्ट, डिवेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन acquired by the company from its general public. ठीक है ना. ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का लोन है. किसने लिया? कंपनी ने लिया. किससे लिया? जनरल पब्लिक से लिया. ठीक है ना. तो अगर ये लोन है तो इसे रीपे भी करना पड़ेगा जब इसका टेन्योर फिनिश हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट आएगा. तो इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया? दे आर सेइंग कंपनी प्रीफर इशूइंग डिबेंचर टू रेज फंड्स एज दे कैन बी रीपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड. क्योंकि आप उसे क्या कर सकते हो? रीपे कर सकते हो. ठीक है. और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है. देखो, हमने कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड किया, ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल. और हमने देखा ये जो ओन्ड कैपिटल है उसे लेने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? मार्केट में शेयर इशू कर सकती है. अच्छा, ओन्ड कैपिटल के ऊपर लायबिलिटी क्या है कि ओन्ड कैपिटल जो भी हम लोग रेज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, वॉट एवर प्रॉफिट वी मेक, उसका एक छोटा सा हिस्सा या कुछ पार्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हमें शेयर होल्डर को देना होता है. किसे देना होता है? शेयर होल्डर को. तो अगर कंपनी ओन्ड फंड रेज कर सकती है, मतलब अगर कंपनी के पास पावर है कि वो शेयर कैपिटल इशू कर सकती है और उसके ऊपर सिर्फ उसको डिविडेंड पे करना है, वो भी कब पे करना है? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी उसके ऊपर लायबिलिटी एक हिसाब से आ सकती है, इन द केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड अनाउंस करे. अदरवाइज इन द केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं भी देगी तो भी चलता है ना. तो जब ये हमारे पास बेनिफिट है तो क्यों हम डिवेंचर इशू करते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. व्हाई वी नीड टू रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर. तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने कि कंपनी अगर शेयर कैपिटल इशू कर सकती है तो डिवेंचर से पैसा क्यों लिया जाता है. तो प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं. डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, जबकि शेयर इशू करेंगे तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, वो भी कब? जब प्रॉफिट होगा तो. मतलब फायदा क्या इशू करने से है? शेयर कैपिटल. ठीक है. दूसरा, शेयर इशू करेंगे तो हमको चार्ज और असेट देना नहीं पड़ता है, जबकि डिवेंचर इशू करेंगे तो एज अ कंपनी हमें क्या देना पड़ेगा? चार्ज और असेट. इसमें भी बेनिफिट कौन सा है? हम शेयर कैपिटल इशू करें. ठीक है. तीसरा, डिवेंचर लोन होता है तो हमको उसको रीपे करना पड़ता है, जबकि शेयर कैपिटल परमानेंट है तो हमको ज्यादा समय तक उसको यूज करने को मिलेगा. तो यहां पर भी ज्यादा बेनिफिट किसमें? शेयर कैपिटल इशू करना.
तो हम देख रहे हैं कि शेयर का पलड़ा ज्यादा भारी है, शेयर्स हैव मोर बेनिफिट्स एज कंपेयर टू डिबेंचर कंपनी के लिए, ठीक है। बट फिर भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन, company prefers issuing debenture to raise fund as they can be repaid after a long period। इसी के अंदर हमारा आंसर है। कंपनी प्रिफर करती है कि शेयर से ज्यादा हम कहां से पैसा ले, डिवेंचर से। ज्यादा नहीं, बट फिर भी जो सपोर्टिव कैपिटल होता है वो हम कहां से ले, डिवेंचर से, और ना कि शेयर से। शेयर तो देखो कंपलसरी है, इनिशियल स्टेट में स्टार्टिंग में आपको शेयर इशू करना ही पड़ता है। बट जब भी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है ना, तो एक्स्ट्रा फंड के लिए वो क्या इशू करती है, डिबेंचर। अब इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो 10 लाख रुपीस का है। कितने का है, 10 लाख रुपीस का। तो आपने क्या किया, आपने अपने कुछ फ्रेंड्स को बात किया, 3-4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर कुछ अमाउंट दिया और 10 लाख रुपए क्रिएट हो गए, ठीक है। तो देर आर 4 फ्रेंड्स, ए बी सी डी, और किसी ने 3 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, फिर किसी ने 4 लाख दिया, किसी ने 1 लाख दिया, ऐसा करके वहां पर 10 लाख रुपीस आ गया। और उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है। क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा, अभी कंपनी को टेम्पररीली फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स एक मशीन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मशीन की जरूरत है, और उस मशीन का कॉस्ट है अगेन 10 लाख रुपीस। कितना है, 10 लाख रुपीस का कॉस्ट है। अब जो ये पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स से सोच रहे हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 5 साल के लिए लोन ले लें, 5 साल के लिए क्या ले लें, लोन ले लें, या कोई एक नया पार्टनर है, ठीक है ना, जिसका नाम है, हम एक्स रख लेते हैं, मिस्टर एक्स, वो 10 लाख रुपए हमें देने के लिए तैयार है। बट उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 50-50 का होगा। मतलब पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होगा उसमें से 50% वो ले लेगा, क्योंकि टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 20 लाख हो जाएगा ना। 10 लाख तो हमारे थे और 10 लाख वो देगा, तो कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से 50% वो ले लेगा, बाकी फिर हमारा जो रेशियो था उसमें हम शेयर करें। तो विच ऑप्शन इज मच बेटर, हम लोन ले लें 10 लाख रुपए का, या पार्टनर को हम ऐड कर लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन था कि हमें लोन लेना चाहिए या पार्टनर को इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसमें नीड देखेंगे। क्या ये जो कैपिटल हमें चाहिए या ये एक्स्ट्रा फंड चाहिए वो कौन से पीरियड के लिए चाहिए। तो हमें एक मशीन खरीदनी है और ये हमें 5 इयर्स के लिए चाहिए। तो देखो 5 साल के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है और आपको पता है 5 साल के बाद मुझे उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर कैपिटल इज इनफ, तो हम क्यों पार्टनर को इंक्लूड करेंगे और लाइफ टाइम उसको अपने ऊपर हुकुम चलाने देंगे, है कि नहीं। क्योंकि एक बार पार्टनर आया तो वो क्या रहेगा, लाइफ टाइम तक हमारे साथ लगा रहेगा और हर एक प्रॉफिट में शेयर करेगा। जबकि हमको पैसा सिर्फ 5 साल के लिए चाहिए, सिर्फ मशीनरी के लिए चाहिए। आप मशीनरी के लिए लोन ले लो, पैसा कमाओ, लोन रिपे करो और फ्री हो जाओ। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको उस बर्डन को लाइफ टाइम लेकर के चलना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और यही मेन रीजन है लोन लेने का, कि हमको जितने ईयर के लिए पैसे की जरूरत होती है उतने ईयर के लिए ही हम क्या करें, लोन ले लें और बाद में उससे रीपे कर दें और हम फ्री हो जाएं। जबकि ओन्ड कैपिटल में क्या होता है, ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपने एक बार इशू कर दिया तो वो लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा, और जितने साल तक आपको प्रॉफिट होता रहेगा उतने साल तक आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपका काम कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल आपको पैसा चाहिए था 5 साल के लिए, ठीक है, और आपने क्या इशू कर दिया, शेयर इशू कर दिया, बराबर है। तो इसकी वजह से आपके पास जब ये पीरियड फिनिश हो जाएगा 5 इयर्स का, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो, ये आपका जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा ना वो खराब कर देगा। एग्जाम्पल, पहले आपके पास 10 लाख रुपए थे
और आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे थे, तो मे बी आप 3 to 4 लाख रुपीज अर्न कर रहे थे। एक एग्जांपल में ले लो, हम लोग 4 लाख रुपीज लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कैसे आप निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, है ना। तो 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करेंगे तो 40% आप प्रॉफिट कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो, 40% प्रॉफिट। और बाद में आपने क्या किया, 10 लाख रुपए और आपने क्या कर दिया, लोन ले लिया, या आपने क्या कर दिया, पार्टनर से ले लिया। अब 10 लाख रुपए, अभी नेक्स्ट जो प्रॉफिट हमारा होगा वो हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा हो, ठीक है, बट कैपिटल तो काफी इंक्रीज हो गया। कैपिटल हमारा कितना हो गया, 20 लैक्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल चलो आपने 10 लाख रुपए और ऐड किए, उससे आपको 1-2 लाख का प्रॉफिट और बढ़ गया। फॉर एग्जांपल आप पहले 4 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अभी आप 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है अभी, 20 लाख रुपीज। और 20, फिर आप जब रेशियो निकालेंगे 6 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, है ना। तो ये जो रेशियो होगा वो कितना देगा, लगभग आपको 30% बताएगा। कितना बताएगा, 30%। तो पहले हम 40% कमा रहे थे, अब हम 30% कमा रहे हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस कैपिटल है, एक्स्ट्रा कैपिटल है जो हम यूज कर पा रहे नहीं है। तो अच्छा यही होता है कि जैसे ही आपका कैपिटल का काम खत्म हुआ वो पैसा आप रीपे कर दो, ताकि आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो प्रॉपरली बना रहे। तो विच इज मोर प्रेफरेबल, लोन टेकिंग इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल रेदर देन टेकिंग ओन कैपिटल। तो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर शॉर्ट पीरियड के लिए या मीडियम पीरियड के लिए या कुछ पीरियड के लिए पैसे की जरूरत है, तो इट इज प्रेफरेबल टू गो फॉर लोन रेदर देन इशुइंग शेयर कैपिटल, क्योंकि जो शेयर कैपिटल है उसका बर्डन परमानेंट होता है, हमेशा के लिए होता है। तो ये जो सरप्लस फंड है हम अगर यूज नहीं कर पाए प्रॉपरली, तो हमारा जो प्रॉफिट रेशियो है वो बिगड़ सकता है, ठीक है। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, एक कंपनी डिबेंचर का पब्लिक इशू मतलब जनरल पब्लिक को तभी इशू कर सकती है जब, कब, the company or its promoters or its director have not been prohibited from accessing the securities market by SEBI। अगर सेबी ने प्रमोटर्स को, डायरेक्टर्स को मना नहीं किया है सिक्योरिटी मार्केट से एक्सेस के लिए, है ना। अगर सेबी ने डायरेक्टर को या हमारे प्रमोटर को सिक्योरिटी मार्केट में आने से मना किया होगा, डील करने से मना किया होगा, तो वो डिबेंचर इशू कर सकते नहीं है। ऐसा क्लियर कट बोलना चाहते हैं। और कब नहीं कर सकते, the company or its promoter or its director have not been declared as a willful defaulter or has not defaulted in repaying any principal or interest on any debt security for a period of more than 6 months। मतलब यहाँ पर जो कंपनी, प्रमोटर या डायरेक्टर ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। डिफॉल्टर मतलब जिन्होंने गड़बड़ किया हो, गड़बड़ इन द सेंस या तो उन्होंने पिछले 6 महीने से कोई प्रिंसिपल अमाउंट या कोई इंटरेस्ट का अमाउंट जो डेट सिक्योरिटी था उसके ऊपर पे नहीं किया होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट। उन्हें किसी का इंटरेस्ट पे करना था या किसी के पैसे रिटर्न करने थे प्रिंसिपल अमाउंट, और उन्होंने ये पिछले 6 महीने से नहीं किया है, देन दे आर डिफॉल्टर। और ऐसे डिफॉल्टर को जनरल पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करना क्या होता है, मना होता है। तो ये दो केस है जहां पर सेबी मना कर सकती है या सेबी ने एक्सेस डिनाई किया है तो आप डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, या तो फिर आपकी कंपनी या आपके प्रमोटर डायरेक्टर ने पिछले 6 महीने से किसी डेट सिक्योरिटी के ऊपर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अभी भी बकाया रखा हुआ है, जिसका ड्यू डेट आ गया था लेकिन अभी तक आपने पे किया हुआ नहीं है। ये दो केस होंगे तो आप डिबेंचर जनरल पब्लिक के सामने इशू कर सकते नहीं हो, ठीक है। तो आपको प्रोहिबिट किया जाएगा, मतलब आपको मना किया जाएगा, आप डिबेंचर के थ्रू पैसे नहीं ले सकते। नाउ रेगुलेशंस गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर, कौन कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डिबेंचर आप इशू करेंगे तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट पढ़ना है, और कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशन हमको इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन,
A company issuing debenture has to comply with the provisions of the company. एक कंपनी जो डिबेंचर इशू करना चाहती है उसको कंपनीज एक्ट 2013 के जो भी प्रोविजंस है उसको फुलफिल करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा. इसका जो रूल दिया है इट्स अकॉर्डिंग टू रूल 2014 एंड आरबीआई गाइडलाइंस एंड सेबी वेरियस रेगुलेशंस, ये भी उनको फुलफिल करना पड़ेगा. डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिबेंचर कंपनी हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजन रेगुलेशन. तो डिपेंड करता है कौन से टाइप का डिबेंचर. हमने देखा देयर आर 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर, है ना. सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, उसके बाद रजिस्टर्ड, बेयरर डिबेंचर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. ठीक है ना. ऐसे हमने डिबेंचर्स के क्या देखे, टाइप्स देखे. तो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का डिबेंचर है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोविजंस बनाए गए हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चार्ट दिया गया है हमें, एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस और उसके सामने प्रोविजंस क्या क्या है. ठीक है. तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 71 प्रोविजन है कंटेन प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर. तो इसके अंदर आपको इश्यू से रिलेटेड, डिवेंचर के इश्यू से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाएंगे. किसमें मिल जाएंगे, सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में. ठीक है. अच्छा, दूसरा आप कंपनीज रूल 2014 देखो, उसमें रूल जो 18 है, इट कंटेन प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ सिक्योर डिबेंचर. अगर आपको सिक्योर डिबेंचर जिसके ऊपर चार्ज और असेट देना पड़ता है ऐसा डिबेंचर इशू करना है तो आपको कंपनीज रूल 2014 का रूल 18 रीड करना पड़ेगा. उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है. सेबीज रेगुलेशन 2008, इसको जब हम रीड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इट कवर्स प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ लिस्टिंग ऑफ डिबेंचर. मतलब आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में कैसे लिस्टिंग करवानी है, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो सब बातें, वो सब प्रोविजंस यहाँ पर लिखे हुए हैं. विच आर नॉट कन्वर्टेबल ईदर इनटू होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर. या तो पूरा का पूरा या तो पार्टली कन्वर्टेबल नहीं है, ऐसे डिबेंचर्स की यहाँ पर बात की जाएगी. इट इज एप्लीकेबल इफ डिबेंचर्स आर इशूड थ्रू पब्लिक ऑफर. ये तभी एप्लीकेबल है, कौन सा, सेबी रेगुलेशन 2008 का एप्लीकेबल होगा जब आप पब्लिक ऑफर के थ्रू डिबेंचर इशू कर रहे हो या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कर रहे हो. एंड फॉर लिस्टेड डिबेंचर, और आपका डिबेंचर कैसा है, रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है. कहां रजिस्टर्ड है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है. ठीक है. एज पर दिस प्रोविजंस कंपनी हैज टू फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. इस प्रोविजन के हिसाब से कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ता है as applicable to the public issue of the equity share. जैसा इक्विटी शेयर के इशू के टाइम पे था वैसा ही डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है. डिस्क्लोजर मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी. ठीक है. नंबर 4, सेबी रेगुलेशन 2009. तो 2009 का जो सेबी का रेगुलेशन है वो किससे रिलेटेड है, provision for the issue of debenture and listing of debenture that are convertible either partially or fully or optionally into listed or unlisted equity shares. As per this provision, a company has to follow the same disclosure norms as applicable to equity shares. तो यहां पर जो टाइप लिया हुआ है कौन सा लिया हुआ है, ऐसा डिबेंचर जो कन्वर्टेबल है, चाहे पार्शियली हो या फुल्ली हो या ऑप्शनली हो. ठीक है. लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. एज पर दिस प्रोविजन अ कंपनी हैज टू फॉलो द सेम डिस्क्लोजर नॉर्म्स एज एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर. तो जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स इक्विटी शेयर इशू करने के टाइम पे आप देते हो सेम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा अगर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो. ठीक है. नेक्स्ट है सेबी रेगुलेशन 2015, प्रोविजन विच अ लिस्टेड कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. देखो अभी ऊपर जो 2009 वाला था वो कौन सा था, कन्वर्टेबल था, और यहां पर कौन सा है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर. ठीक है. परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा हैज टू फुलफिल. तो इससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, वो फुलफिल करना पड़ेगा. The provision related to the various listing condition which a company has to comply with. तो जो भी प्रोविजन है लिस्टिंग से रिलेटेड, लिस्टिंग मतलब
रजिस्ट्रेशन, स्टॉक एक्सचेंज में आपको रजिस्ट्रेशन कराने से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो आपको यहाँ पर पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट आ जाता है आरबीआई का गाइडलाइन। आरबीआई, क्योंकि आप यहाँ पर पब्लिक के पैसे से डील कर रहे हो और एक टाइप का ये लोन है, तो आरबीआई भी यहाँ पर पिक्चर में आ जाता है। और आरबीआई बोल रहा है मेंट फॉर द बैंक्स विच रेज कैपिटल बाय इशूइंग नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो ये बैंक के ऊपर एक रेगुलेशन लगाता है कि ऐसे बैंक जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अलावा किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैपिटल रेज कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली डिबेंचर के थ्रू वो कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो ये बैंक के ऊपर इंप्लीमेंट होता है आरबीआई का रूल। क्योंकि आरबीआई किसके लिए रहता है, आरबीआई का गाइडलाइन बैंक के लिए ही होता है कि नहीं। तो बैंकिंग जो कंपनी है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। A company can issue secured as well as unsecured डिबेंचर। अभी कंपनी के ऊपर है कि उसे सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना है या अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं। सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है? सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर ऑन विच कंपनी अलाउस और गिव्स चार्ज ओवर असेट। क्या देती है? चार्ज ओवर असेट, ठीक है ना। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि कंपनी एक डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करती है और हमारा उसके साथ में एक ट्रस्ट डीड होता है। कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जिसे हम ट्रस्ट डीड बोलते हैं। और उसके अकॉर्डिंगली कंपनी क्या प्रोवाइड करती है? चार्ज ओवर असेट, मतलब अपनी कंपनी के जो असेट है वो गिरवी रखती है, मॉर्गेज रखती है। इन द केस कंपनी अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो वो असेट बेच करके डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस दे सकता है। तो इस टाइप के जो डिबेंचर होते हैं जिसके ऊपर चार्ज ओवर असेट मिलता है, इसे बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डिबेंचर, क्योंकि इसके ऊपर सिक्योरिटी है, ठीक है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर मतलब जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज दिया गया नहीं है, उसे बोलेंगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो कंपनी दोनों ही इशू कर सकती है। इट कैन इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और डिबेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर। तो जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, दोनों ही टाइप के डिबेंचर वो इशू कर सकती है, ठीक है। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, दैट इज हैव टू बी रीपेड। सारे डिबेंचर कैसे होंगे? रिडीमेबल होंगे। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकती नहीं है। कंपनी परमानेंट डिबेंचर कैपिटल रेज कर सकती नहीं है, उसका एक फिक्स्ड पीरियड होता है। और मैक्सिमम पीरियड एज पर माय नॉलेज, जो मैक्सिमम पीरियड था जो पिछले लॉ का था, है ना, कंपनीज एक्ट 1956 वाला, वो 20 इयर्स का था। मतलब आपको अगर डिबेंचर कैपिटल रेज करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा 20 साल के लिए कर सकते हैं, उससे ज्यादा का लॉन्ग पीरियड हो सकता नहीं है। बट 2013 में मे बी दे माइट हैव चेंज समथिंग, तो हम लोग आगे रीड करेंगे इसके बारे में। तो हमको क्या समझ में आया कि डिबेंचर कभी भी परमानेंट हो सकता नहीं है, वो रिडीमेबल होता है, मतलब उसका एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। कंपनी कैन इशू डिबेंचर टू इट्स मेंबर और मेक अ पब्लिक ऑफर और ऑफर इट इवन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी चाहे तो अपने जो शेयर होल्डर हैं उन्हीं को डिबेंचर इशू करे, उसकी मर्जी, या पब्लिक ऑफर करे, मतलब जनरल पब्लिक से पैसे ले, या तीसरा उसके पास है प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू वो डिबेंचर कैपिटल कलेक्ट करे। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी कि कैसे वो इशू करना चाहती है। कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट डिवेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी ऑप्शन है, अगर आप पब्लिक इशू के लिए जा रहे हो तो कंपलसरीली आपको क्या कराना पड़ेगा? लिस्टिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके पास क्या एक ऑप्शन है कि वो अपने डिबेंचर को क्या कर सकती है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवा सकती है, ताकि इजीली उसका परचेज सेल हो सके। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है इसके अंदर, वो हम देखते हैं। The board of director of the company have the authority to issue debenture। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, पावर उनके पास है। और ये कैसी पावर है? ये कलेक्टिव पावर है, कोई एक सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन ले सकता नहीं है। इफ यू वांट टू टेक लोन फॉर द कंपनी, होल कंपनी के लिए आपको लोन लेना है, तो ये जो डिसीजन है ये बोर्ड मीटिंग में पास होगा। कहाँ पास होगा? बोर्ड मीटिंग में। तो कोई सिंगल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका डिसीजन ले सकता नहीं है। सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो भी मीटिंग के अंदर हैं वो मिलकर के डिसाइड करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे कि कितना लोन लेना है, कैसे लेना है, ठीक है। हाउएवर
द बोर्ड कैन यूज देयर बोरोविंग पावर्स ओनली अप टू अ लिमिट परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इनका जो बोरोविंग लिमिट है, मतलब इनको भी एक क्या दिया गया, लिमिट दिया गया कि आप कितना लोन ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर। तो ये कहाँ लिखा होगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। तो बोर्ड उस लिमिट को क्रॉस कर सकते नहीं है। उससे ज्यादा अगर आपको लोन चाहिए तो आपको फिर जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर के आप एक्स्ट्रा अमाउंट का डिबेंचर इशू कर सकते हो। ठीक है, तो जितना लिमिट दिया गया है कहां पर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उस लिमिट के अंदर बोर्ड के पास पावर होती है कि वो अपनी बोरोविंग कैपेसिटी को यूज कर सकती है। If in case the board wants to increase its borrowing power, they have to get the approval of the shareholder in a general meeting through a special resolution। ये अभी अभी बात किया हमने कि अगर उनको एनहांस्ड पावर चाहिए, एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करना है, बोरोविंग फंड रेज करना है, तो उनको जनरल मीटिंग करके शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर। प्रोविजन, तो डिवेंचर अगर आपको इश्यू करने हैं तो क्या क्या प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमको 3 एक्ट देखना है। एक तो है कंपनीज एक्ट 2013, दूसरा है कंपनीज रूल 2014, और तीसरा है सेबी का रेगुलेशंस और गाइडलाइंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली पहला हम देख रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, इश्यू ऑफ डिबेंचर में नो वोटिंग राइट, मतलब जब आप डिबेंचर इशू करोगे तो डिबेंचर के साथ में आप कोई वोटिंग राइट दे सकते नहीं है। तो डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट मिलता नहीं है। टाइप्स ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पर जो 8 टाइप्स बताए गए हैं उसमें से आप परमानेंट डिबेंचर, जो इरेडीमेबल डिबेंचर है, वो इशू कर सकते नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना होगा, रिडम्पशन कब होगा, कैसे होगा, इसका जो प्रोविजन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। आपको क्या इशू करना पड़ेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो कैसा देना है, क्या देना है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको क्रिएट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, कितना करना पड़ता है, वो हम आगे रीड करेंगे, बट ये कंपनीज एक्ट 2013 में इसका भी प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी को कैसे अपॉइंट करना है, उसके क्या प्रोविजन है, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है। डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। तो यहां पर बताया गया कि इनकेस कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रही है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है ना, तो ऐसे केस में जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अप्रोच कर सकता है। इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस, तो कंपनीज एक्ट 2013 में डिबेंचर्स के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस है उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऊपर के जितने भी हमने प्रोविजंस देखे, अगर उसको कॉम्प्लाई नहीं किया तो उससे रिलेटेड क्या पनिशमेंट है, ये भी कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। तो हमने देखे कुछ प्रोविजंस रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कंपनीज रूल 2014 में। उसमें किससे रिलेटेड रूल है, तो पहला है टेन्योर ऑफ सिक्योर डिवेंचर, क्या टेन्योर होगा, क्या पीरियड होगा। दूसरा है क्रिएट चार्ज ऑन असेट, कैसे हम लोग चार्ज और असेट क्रिएट करेंगे, कितना क्रिएट करना पड़ेगा, किसे ये अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ये सब इंफॉर्मेशन रहेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी, ये तो हमने देखा कंपनीज एक्ट 2013 में भी था और कंपनीज रूल 2014 में भी है। फिर क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये भी दोनों साइड था। ठीक है, सेबी रेगुलेशन, सेबी क्या बोलता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए वो आपको मालूम पड़ेगा। यहाँ पर रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको कैसे रिटेन किया जा सकता है, क्या उसे रिटेन किया जा सकता है या रिटर्न करना पड़ेगा, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है सेबी रेगुलेशन में। फिर क्या हमें डिवेंचर के लिए भी अंडरराइटिंग करानी पड़ेगी और क्रेडिट रेटिंग लेने की जरूरत है क्या, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको सेबी के रेगुलेशन से मिलेगी। बराबर है, तो जो चार्ट में हमने किया अब एक एक करके उसे हम रीड करते हैं। प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या क्या प्रोविजंस हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर के। तो पहला क्या है, देखो, नो वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये एक लोन फंड है, बोरोड फंड है,
तो इसके ऊपर कंपनी कोई वोटिंग राइट दे सकती नहीं है। तो कोई भी डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता नहीं है। कंपनी कैन नॉट इश्यू डिवेंचर विथ वोटिंग राइट। डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन मैटर अफेक्टिंग देम। हाँ, ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है ना। जैसे हमने देखा था, कभी उनका जो इंटरेस्ट रेट हम कम करना चाहते हैं या कुछ लोन माफ कराना चाहते हैं, ऐसे कुछ मीटिंग में वो अपने वोट्स दे सकते हैं, बट इन जनरल उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर के हमने कितने टाइप्स देखे? हमने 8 टाइप्स देखे हैं। A company can issue secured or unsecured debenture and fully or partly convertible debenture or non-convertible debenture. To issue convertible debenture, a special resolution has to be passed in the general meeting. अगर आपको convertible debenture issue करना है तो आपका जो ओनरशिप है वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। क्या होता है? डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि आज जो डिवेंचर होल्डर है कल को जाके आपके क्या बन सकते हैं? ओनर बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे केस में हमको क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। मतलब इनडायरेक्टली हमको उनसे परमिशन लेना है। किससे? शेयर होल्डर से। ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन नेचर। तो आप इररिडीमेबल डिबेंचर इशू कर सकते नहीं हो। सारे डिबेंचर कैसे होंगे? रिडीमेबल ही होंगे। पॉइंट नंबर 3, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए और रिडम्पशन कैसे होगा? बराबर है। अ कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर्स एंड पे इंटरेस्ट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। क्लियरली बोल दिया, जैसा टर्म्स एंड कंडीशन इशू के टाइम पे प्रोस्पेक्टस में लिखा था उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है? यहाँ पर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और उसी हिसाब से रिडम्पशन भी होगा। अगर उसमें रिडम्पशन 5 इयर्स का लिखा है तो 5 इयर्स में रिडीम करो, 15 इयर्स का लिखा है तो 15 ईयर में रिडीम करो, ठीक है ना। जैसा टर्म्स एंड कंडीशन दिया है अकॉर्डिंगली आपको इंटरेस्ट पे करना है, अकॉर्डिंगली आपको रिडम्पशन करना है, ठीक है। डिबेंचर सर्टिफिकेट। Company has to issue debenture certificate to the debenture holder within 6 months of the allotment of debenture। देखो, हमने जब ये शेयर सर्टिफिकेट की बात की थी तो शेयर सर्टिफिकेट में कितना टाइम बताया था? तो शेयर जब अलॉट होता है तो विद इन 3 मंथ्स शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। ट्रांसफर होता है तो विद इन 2 मंथ्स मिल जाना चाहिए। बट इन द केस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर में कितना टाइम पीरियड दिया गया है? 6 मंथ का पीरियड दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब से डिवेंचर अलॉट हुआ है 6 महीने का पीरियड है कि कंपनी डिवेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने में सेंड कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अभी इस वर्डिंग को देखो, रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? पैसे वापस करना, रिडीम करना। तो उसके लिए रिजर्व क्यों बनाना है? तो आपको भी मालूम है कि अगर कोई लायबिलिटी आपको पहले से पता है ना, आपको पहले से पता है कि आज से 10 साल के बाद मुझको इतना खर्चा आने वाला है, तो आप क्या करते हो? उसके लिए कुछ ना कुछ सेविंग स्टार्ट करते हो, राइट है। तो यहां पर भी जैसे ही आपने डिबेंचर इशू किया, सपोज कोई डिबेंचर है वो 5 इयर्स के लिए, कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए। यू ऑलरेडी नो कि आफ्टर 5 इयर्स यू हैव टू पे दैट अमाउंट। आपको क्या करना है? वो अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा थोड़ा हर साल जमा करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपको 5 साल के बाद एक साथ रीपे करने में क्या होने वाला है? प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए यहाँ पर ये रेगुलेशंस बनाए गए। क्या रेगुलेशंस बनाए गए? कंपनी has to create a debenture redemption reserve account out of profits of the company। कंपनी को कंपल्सरीली क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर रिजर्व बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर रिजर्व। अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब आपको जो प्रॉफिट होता है हर साल उसमें से कुछ हिस्सा आपको हमेशा सेविंग में रखना पड़ेगा, प्लॉगिंग बैक करना पड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिकली किसके लिए? डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए। तो उसको अलग नाम दे दिया गया, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो इसमें आप पैसे थोड़े थोड़े रखते जाएंगे, अलग से रिजर्व क्रिएट करेंगे। दिस मनी कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब भी आपको रिडम्पशन करना हो तो यहां से पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है।
As per the Share Capital and Debenture Amendment Rule 2019, MCA मतलब कौन? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कंपनी का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती है, ठीक है, has removed debenture redemption reserve requirement for listed company, NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये नया रूल आया है, कब आया है? 2019 में। इसके पहले कंपलसरी होता था आपको रिजर्व मेंटेन करना, बट अब क्या बोल दिया, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, कौन सी कंपनी हो? लिस्टेड कंपनी, मतलब आपका जो डिबेंचर है वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, या आप एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, या फिर आप हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, तो अब आपको ये रिजर्व मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी इसके अलावा कोई कंपनी होगी तो उन्हें कंपलसरी इसे मेंटेन करना पड़ेगा, बराबर है। पॉइंट नंबर 6, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी का जब हम अपॉइंटमेंट करते हैं उससे क्या रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन है? इफ द कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस और इनवाइट मोर देन 500 पीपल, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है या 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करती है, क्यों इनवाइट करती है? इधर पब्लिक और इट्स मेंबर कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो उसे डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी को। तो क्या रिक्वायरमेंट है? या तो आपने क्या इशू किया? प्रोस्पेक्टस इशू किया, या तो आपने 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया डिबेंचर के लिए, तो किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी को कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ेगा। डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का कोई भी इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इन द सेंस क्या हो जाता है कि डिबेंचर होल्डर को कोई भी यहाँ पर परेशानी होगी तो उसके लिए डिबेंचर ट्रस्टी हमेशा तैयार रहेगा उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सपोज कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रही है या डिबेंचर रिडम्पशन का टाइम हो गया बट रिडीम नहीं कर रही है, तो डिबेंचर होल्डर किसे कंप्लेन करेंगे? डिबेंचर ट्रस्टी को। और डिबेंचर ट्रस्टी किससे बात करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिबेंचर ट्रस्टी है ही प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, उसके लिए स्पेसिफिकली रखा गया उसको। Company has to appoint trustee by entering into a contract with them called as debenture trust deed। तो ये जो एग्रीमेंट होता है उसे हम बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। डिबेंचर ट्रस्टी के पास पावर है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकता है शिकायत दर्ज कराने। डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ डिबेंचर होल्डर। ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतें। तो डिबेंचर ट्रस्टी को डिबेंचर होल्डर की शिकायतों को सुनना पड़ता है, क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, उसकी सुनवाई करनी पड़ती है। इफ द कंपनी डिफॉल्ट्स इन रिपेइंग द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी और डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट पेइंग इंटरेस्ट देयरऑन, द डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। तो अगर कंपनी ने डिबेंचर का प्रिंसिपल का अमाउंट पे नहीं किया या उसका इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं किया तो यहाँ पर वो एनसीएलटी में जा सकता है, मतलब जो कॉर्पोरेट या कंपनीज का कोर्ट होता है वहां पर जाकर के वो केस फाइल कर सकता है। एनसीएलटी कैन डायरेक्ट अ डिफॉल्टिंग कंपनी टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट। और यहाँ पर जो एनसीएलटी है वो जो पर्टिकुलर डिफॉल्टिंग कंपनी है उनको आदेश देगी कि जो भी प्रिंसिपल का अमाउंट बकाया है या इंटरेस्ट का राशि बाकी है वो वापस दिया जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन लगाना। When the debenture trustee is of the opinion that the asset of the company are insufficient or likely to become insufficient to redeem the principal amount of debenture, it may approach NCLT। ठीक है ना, वही बात बता दिया कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लगता है कि कंपनी के पास इतना फंड नहीं है कि वो डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस दे पाए या आगे जाकर उसका फंड कम होने वाला है और डिबेंचर होल्डर्स के पैसे अटकने वाले हैं, ऐसे केस में वो एनसीएलटी को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। NCLT can order a company to restrict incurring further liabilities so as to protect the interest of the debenture holder। और ऐसे हालात में जो NCLT है वो आदेश पारित कर सकता है किससे रिलेटेड, कि कंपनी और कोई नई लायबिलिटी अपने ऊपर ना ले
कोई नया लोन अपने ऊपर ना ले, ठीक है। तो यहाँ पर लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए एनसीएलटी बोल सकता है। नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर ऊपर लिखे हुए जो भी प्रोविजन हमने देखे 8 प्रोविजन या कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया मतलब उसका उल्लंघन किया गया, तो क्या यहाँ पर पनिशमेंट है। If the company fails to comply with any provision of the act, then the company and its officer, देखो दोनों की बात करें, किसकी किसकी बात करें, company and its officer shall be liable to pay a fine or imprisonment or both as per prescribed act। तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है और साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लगेगा, है ना। तो उनको कुछ ना कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जैसा कि एक्ट में लिखा है वैसा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड विथ प्रोविजंस related to issue of debenture in Companies Act 2013। ये हमारा टॉपिक था। टोटल 9 पॉइंट्स हमने देखे, इसको आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।